राजमहल के बगीचे में राजा लौटामल और उनकी बेटी राजकुमारी चंद्रकला टहल रहे हैं। पिताजी, सब मुझे कुरूप कहते हैं। कोई राजकुमार मुझे देखना तक नहीं चाहता। बताइए ना, क्या मैं कभी सुंदर नहीं हो सकती? क्या पूरी जिंदगी मुझे ऐसे ही तानों में जीना पड़ेगा? बेटी, रूप से बड़ा गुण होता है और गुण से बड़ा बुद्धि। सुंदरता तो समय के साथ मिट जाती है, पर बुद्धि और सद्गुण ही असली पहचान है। तो ये लंबा भाषण सुनाने से पहले ये भी तो बताइए कि मेरे पास कौन सी बुद्धि है। लोग तो मुझे अकल की मारी बेअकल पता नहीं क्या क्या बोलकर निकल जाते हैं। इतने में झाड़ियों से एक मेंढक आकर राजकुमारी के हाथ पर बैठ गया। महारानी साहिबा, मुझे माफ करना, अनजाने में ही मैं आपसे टकरा गया। अरे अरे, ये देखिए पिताजी, मेरा हाथ कितना गोरा, कितना सुंदर हो गया। अरे, ये मेंढक के छू लेने से ना जाने क्या जादू हो गया। अगर ये मेंढक मुझे पूरा छू ले तो मैं तो बिल्कुल अप्सरा जैसी हो जाऊंगी और सबकी हंसी बंद हो जाएगी। नहीं चंद्रकला, ये ठीक नहीं है। किसी जीव की शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना पाप है। बेटा, थोड़ा तो समझो बातों को। पाप हो या पुण्य, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अब ये रूप छोड़कर नहीं जी सकती। मुझे यही मेंढक चाहिए और अभी चाहिए, बस चाहिए तो चाहिए। अरे बेटी, तुम समझ क्यों नहीं रही? लगता है लोग तुझे बेअकल ठीक ही कहते हैं। हर बात में जिद करने बैठ जाती हो। पिताजी, इसमें सोचने की क्या जरूरत है? मुझे बस ये मेंढक दिलवा दो। अगर आपने ये मुझे नहीं दिलवाया तो मैं पता नहीं क्या करूंगी, पर जो भी है मुझे ये मेंढक दिलवाओ। चाहिए, मुझे ये मेंढक चाहिए। अरे बेवकूफ लड़की, ये असर बस एक दिन ही रहेगा। अगले दिन तू फिर से वैसे की वैसे ही हो जाएगी। अब बोल, इस अस्थाई सुंदरता का क्या करेगी? देखा बेटी, ये सुंदरता सिर्फ एक दिन की है। तो क्या हुआ? एक दिन क्यों, मैं इसे रोज छू लूंगी। इसको जेल में डाल दो। रोज छूकर मैं सुंदर बनती रहूंगी। इसमें कौन सी ताकत खर्च होगी? चंद्रकला, तू अपनी सुंदरता के सामने अब कुछ देख ही नहीं पा रही। पिताजी, मैंने कौन सा आपसे खजाना मांग लिया है? आपके पूरे राज्य का बस एक मेंढक मांग रही हूँ। इतना भी आप अपनी बेटी को नहीं दे सकते? सैनिकों, इस मेंढक को पकड़ लो और कैद खाने में डाल दो। राजन, ये अन्याय है। याद रखो, अगर तुम्हारी बेटी मेरी शक्ति से रोज अपने रूप और बुद्धि को पालने लगी तो वही शक्ति एक दिन तुम्हारे राज्य के लिए शाप बन जाएगी। राजकुमारी चंद्रकला मेंढक को छूते ही एक अद्भुत, तेजस्वी और रूपवती राजकुमारी में बदल जाती है। कहानी है कंगन नगर गांव की, जहां पंडित गंगाधर रहते थे। नाम तो बड़ा भारी था, पर दिमाग इतना हल्का कि अपना नाम तक याद न रहता था। पाड़ेगी, पाड़ेगी, द्वार पर आइए, सरकारी काम है। हाँ तो पाड़ी जी, जरा बताइए आपके घर में कौन कौन लोग हैं? अबे अरे कोई नहीं साहब, अकेला ही रहता हूँ मैं। अरे अब तक शादी वादी नहीं हुई कहाँ? अरे ना ना, देखो तो कितना जवान हूँ मैं। इतनी जल्दी कहाँ से शादी हो जाएगी? अरे शादी का नाम लेते ही तब मेरी धड़कन तेज हो जाती है, शर्म सी आ जाती है। जवार, अरे मुंह तो देखो, पूरा मामा जी जैसा लग रहे हो, ऊपर से कह रहे हो जवान हो, हद है। अच्छा ये सब छोड़ो पानी जी, जल्दी से अपना नाम बताओ, रजिस्टर में चढ़ा दूं। बहुत काम है मुझे। नाम नाम अरे नाम रामाधर। नहीं नहीं, श्यामाधर। अरे ओ शक्तिमान, हाँ हाँ शक्तिमान। बाप रे, अब तो भूल ही गया। अरे हाँ हाँ याद आया, गंगाधर हूँ मैं, गंगाधर। वाह पंडित जी, आपको अपना नाम ही याद करने में आधा घंटा लग जाता है, वो भी किस्मत से याद आती है। अबे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, और गंगाधर ही तो शक्तिमान है।
अजब बात है। जब तक चोटी ना छूं दिमाग भैंसियन जैसा सुस्त पड़ जाता है। ये चोटी ना हुआ जैसे पूरा रेडियो का बटन है, दबाओ तो आवाज आवे, छोड़ो तो सन्नाटा। राजमहल के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सबको इंतजार था। आज कोई बड़ा ऐलान होने वाला है। सुनो सुनो, महाराज की बिटिया राजकुमारी चंद्रकला ने ऐलान किया है वो शादी उसी से करेगी जो पूरे राज्य का सबसे बुद्धिमान निकले। कल महल में बुद्धि प्रतियोगिता होगी, जो जीतेगा उसी से विवाह होगा। अरे वाह, अब मैं भी जाऊंगा, मेरी भी शादी होगी। अरे सुना का, अब तो पंडित गंगाधर भी जाएगा। नाम पूछेंगे तो ही आधा शंकर लग जाएगा। हाँ हाँ, तुम लोग देखना, कल महल से बारात मेरी ही निकलेगी। शाम हो चुकी है। पंडित गंगाधर तालाब किनारे बैठा है। मन में कल की प्रतियोगिता के विचार घूम रहे हैं। हे तालाब महाराज, कल महल में प्रतियोगिता है। सब कहते हैं गंगाधर मूर्ख है। अरे मैं मूर्ख नहीं हूँ, बस कभी कभी नाम भूल जाता हूँ। ये भी कोई मूर्खता होती है क्या? पंडित पानी में अपनी परछाई देखता है और सहम जाता है। उसे लगता है कोई और उसके पास बैठा है। अरे ओह, ये कौन? अरे ये तो दूसरा गंगाधर है। ओहो, दो गंगाधर। अब भला बताओ तो कल प्रतियोगिता में कौन जाएगा? सुनो जी, तुम ही जाओ, मैं तो थक जाता हूँ। वाह रे पंडित, इतनी मूर्खता मैंने आज तक नहीं देखी। अपनी ही परछाई को प्रतियोगिता में भेज रहा है। अरे अरे बाप रे, तू कौन है? बोलता भी है। मैं इस तालाब का सुनहरा मेंढक हूँ। बरसों से देख रहा हूँ गांव वाले तुम्हें मूर्ख समझते हैं, और तुम सच में हो भी। पर यही मूर्खता मेरे काम की है। मूर्ख आदमी पर कोई शक नहीं करता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कल महल में होने वाली प्रतियोगिता में तुम्हारे कान में सही जवाब फुसफुसा दूंगा, और सब समझेंगे कि तुम राज्य के सबसे बुद्धिमान हो। अरे वाह, मतलब कल बारात मेरी ही निकलेगी। ओहो, राजकुमारी गंगाधर की दुल्हनिया बनेगी। पर ध्यान रखना पंडित, मैं जितना बोलूं उतना ही दोहराना। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अरे मेंढक महाराज, चिंता काहे की, अब तो राजमहल में मेरी ही जय जयकार होगी। दरबार में प्रतियोगिता शुरू होती है। चारों ओर सन्नाटा है। पंडित गंगाधर के कंधे पर सुनहरा मेंढक चुपचाप बैठा है। हाँ तो पंडित गंगाधर, ये बताइए, आपके कंधे पर ये मेंढक क्या कर रहा है? ओ महाराज, ये मेरा अजीज मित्र है। इसने कहा था मैं तुम्हारी पुट्टी प्रतियोगिता देखना चाहता हूँ, तो बस साथी से ले आया। अच्छा, तो अब प्रतियोगिता की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो पहला प्रश्न बताओ, ऐसा क्या है जो बिना पंखों के उड़ता है और बिना पैरों के चलता है? वो है समय। समय उड़ता भी है, रुकता भी नहीं। वाह, सही उत्तर। बताओ, कौन सी चीज जितनी हटाओ उतनी बढ़ती जाती है? इतना सरल, इसका जवाब है गड्ढा। इतना मिट्टी निकालो उतना बड़ा होता जाता है। अच्छा पंडित जी, आखिरी सवाल, राजा और सूर्य में क्या समानता है? दोनों में ये ही समानता है कि दोनों ही बिना अनुशासन के नहीं चमकते। राजा बिना प्रजा के और सूर्य बिना आकाश के अधूरे हैं। अरे वाह, मुझे लगा यह मूर्ख है, पर यह तो बड़ा ही तेज निकला। यही मेरा वन है। राजकुमारी का विवाह पंडित गंगाधर से हो जाता है। एक रात सुनहरा मेंढक चोरी छिपे महल के कैद खाने में पहुंचता है, जहां लोहे के पिंजरे में
एक विशाल महाराजा मेंढक कैद पड़ा है। बाबा, आप यहाँ कैसे फंसे? मैं इस महल में आपको ही ढूंढने के मकसद से आया हूँ। पुत्र, मैं मेंढकों का राजा हूँ। कभी आजाद था, पर महल के राज्यवैद्य और महाराज ने मुझे धोखे से कैद कर लिया। मेरी शक्तियों से ही इस राज्य की राजकुमारी जवान, सुंदर और चतुर बनी हुई है। असल में वो जन्म से ना तो इतनी समझदार थी, ना इतनी रूपवती। अच्छा, तो जो बुद्धि सबको राजकुमारी में दिखती है, वो दरअसल आपकी शक्ति है। हाँ पुत्र, अब अगर तुम मुझे छुड़ाना चाहते हो तो सुनो, महल में एक मणि छुपी हुई है। वही मणि जो इस पिंजरे की ताले को तोड़ सकती है, और वो अब तुम ही ढूंढ सकते हो। राजकुमारी आईने में अपना चेहरा देख रही थी, पर धूल की परत सब धुंधला कर रही थी और यही उसे चिड़चिड़ा कर रहा था। सुनिए जी, ये आईना बरसों से कितना गंदा हो रहा है। वैसे आप तो काफी बुद्धिमान हो ना, जरा इसे चमका दीजिए ना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा, हाँ बुद्धिमान तो मैं हूँ ही, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। आपने कुछ बोला और वो हो ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब आप देखिए, ऐसा चमकाऊंगा कि आईना खुद बोलेगा। बस पंडित जी, अब और चमक नहीं झेली जाती। अच्छा तो ठीक है, फिर आप सफाई कर दें, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। और पंडित जी, अगर चाहिए तो थोड़ी मैं मदद कर दूँ। अरे नहीं मेंढकू भाई, अब अपनी बीवी को खुश करने के लिए भी तुमसे मदद लूंगा क्या? तुम्हें पता नहीं क्या मैं कितना अक्लमंद इंसान हूँ। मैं सब खुद कर लूंगा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे पंडित। वैसे नींबू और राख से मेरे पूजा वाले बर्तन कितने चमक जाते हैं, तो ये आईना क्या चीज है, ये भी ऐसे ही चमक जाएगा। चलो शुरू हो जाता हूँ। गंगाधर सफाई में इतना मग्न था कि उसे पता ही नहीं चला। आईने के बिल्कुल ऊपर वाली लकड़ी की सजावटी पट्टी से एक सुनहरी मणि ढुलककर धीरे से जमीन पर टप कर गिर पड़ी। अरे वाह, मणि, मेरी खोई हुई मणि। इससे बाबा को कैद खाने से छुड़ा सकता हूँ। किसी की नजर न पड़ जाए, फटाफट मैं उसके ऊपर खड़ा हो जाता हूँ। महारानी के आने से पहले इसे पूरा चमका दूंगा। आईना देखते ही राजकुमारी का माथा ठनका और वो तेज कदमों से कमरे के अंदर आ गई। हे राम, ये क्या कर दिया? चमकाने की जगह पूरी आईने की परत ही उतार दी। अब तो इसमें चेहरा भी नहीं दिख रहा। अरे दैया, राजकुमारी नाराज हो गई। लगता है मेंढकू भाई की मदद ले लेनी चाहिए थी। हद है, कैसा मूर्ख हो तुम। कैसा अनाड़ी से शादी हुई है मेरी, जिसे ये तक नहीं पता कि आईने को राख से साफ नहीं करते। ऐसा अक्लहीन आदमी मेरी ही किस्मत में लिखा था, जिसे देखकर पूरा महल अब मेरा मजाक बनाएगा। बस अब बहुत हो गया। मैं तुम्हें अपना पति मान ही नहीं सकती, एक पल के लिए भी नहीं। राजकुमारी, मैं तो आपको प्रश्न करने की कोशिश कर रहा था। जरा सुनिए तो मेरी बात। चुप, एक शब्द नहीं। निकल जाओ मेरे महल से। मैं तुम्हें अपना पति मान ही नहीं सकती। मेरी नजर के सामने से अभी के अभी इसी वक्त निकलो। सुना तुमने? अभी के अभी निकलो यहाँ से। गंगाधर मायूस कदमों से महल छोड़कर चुपचाप बाहर निकल गया। मिल गई, आखिरकार मिल ही गई। बाबा की आजादी का रास्ता यही है। फटाफट कैद खाने चलता हूँ। आ गए बेटे। हाँ बाबा, मैं मणि ले आया हूँ। बहुत मुश्किल से मिली, पर अब आप आजाद हो जाएंगे। सच में पुत्र, इस मणि को कैद खाने की लोहे की सलाखों से स्पर्श कराओ। बस एक स्पर्श, और ये मणि मुझे आजाद कर देगा। मेंढक राजा के मुक्त होते ही मानो पूरे राज्य की सांसें थम गईं। पल भर में खेत सूखकर बंजर हो गए, धरती फट पड़ी, फसलें राख जैसी भुरभुरा गईं। तालाब और नदियां
अचानक सूखकर गहरी खाइयों में बदल गई। महल के अन्नागार में रहस्यमय आग भड़क उठी और सारा संग्रहित भोजन जलकर खाक हो गया। राजकीय खजाना देखते देखते विलुप्त हो गया, जैसे उसमें कभी कुछ था ही नहीं। कुछ घंटों के भीतर पूरा राज्य भय, भूख और अराजकता के भयंकर संकट में डूब गया। बाबा, ये अस्थिरता कैसी? पूरे राज्य में ये उथल पुथल क्यों हो रही है? पुत्र, कैद ने मुझे कमजोर नहीं किया। मेरे भीतर सदियों का जादू जमा है। अब यह राज्य मेरी करुणा पर नहीं, मेरे क्रोध का अंजाम देखेगा। अरे ये क्या हो रहा है? हर दिशा से चीखें क्यों आ रही हैं? महाराज, कुछ अनहोनी हुई है। खेत सूख रहे हैं, नदियों का पानी उबल रहा है और क्या? बोलो। तहखाने का पिंजरा टूटा मिला है। महाराज, मेंढकों का राजा आजाद हो गया है। हे प्रभु, हम पर ये कैसी घोर विपत्ति आ पड़ी। पिताजी, ये सब अचानक कैसे? चुप, एक शब्द नहीं। ये सारी विपत्ति, ये सूखे खेत, ये सूखी नदियाँ, जलता हुआ अन्न, इसी के कारण है। सब तुम्हारे कारण है। मेरे कारण? लेकिन मैंने? हाँ, तुम्हारे कारण। तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारी जिद, तुम्हारी सौंदर्य को बनाए रखने के लिए हमने मेंढकों के राजा को सालों तक कैद रखा। तुमने मेरे राज्य को विनाश की कगार पर ला खड़ा कर दिया है। इस अपराध की सजा केवल एक ही है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ, ये क्या हो रहा है? ये मेरा शरीर, मैं फिर से कुरूप हो रही हूँ। पिताजी, अब आप भी मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। प्रकृति ने तो पहले ही मुझे दंड दे दिया। कृपया आप तो मुझे सजा मत दीजिए। तुम्हारी जिद का परिणाम आज पूरा राज्य भुगत रहा है राजकुमारी। आज से तुम इस राज्य का हिस्सा नहीं हो। सैनिकों, राजकुमारी को राज्य की सीमा से बाहर छोड़ आओ, अभी इसी क्षण। पिताजी, मेरे नजर के सामने पड़ना भी मत राजकुमारी। यह राज्य अब तुम्हारे कारण मर रहा है। मेरी नजरों से दूर चली जाओ। राजकुमारी को राज्य की सीमा पर छोड़ दिया जाता है। अकेली, टूटती हुई, उसे अचानक एहसास होता है कि अब उसके पास कोई नहीं बचा। उसी पल उसे बस एक नाम याद आता है, पंडित गंगाधर। अपने बिखरते कदम समेटकर वह सीधा उसी के घर की ओर चल पड़ती है। सुनिए जी, सुनिए, मैं माफी मांगने आई हूँ। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। अगर आपके घर में मेरे लिए एक छोटा सा कोना भी हो तो मैं वहीं रह लूंगी। पर हो कौन तुम? मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तो घर में जगह कैसे दे दूं? मैं ही हूँ राजकुमारी चंद्रकला, आपकी पत्नी। थोड़ी देर पहले जो हुआ उसके लिए मैं। रुको, मेरी पत्नी? ये कैसी मजाक की बातें कर रही हो? वो तो कोई अप्सरा जैसी थी, तुम जैसी नहीं। चलो जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग उठ के आ जाते हैं। निकलो यहाँ से। राजकुमारी को उसके अपने कर्मों की सजा मिल गई। सौंदर्य के घमंड में न राज्य बचा और न ही एक छोटी सी झोपड़ी का सहारा। सही कहा है, लाड़ प्यार से बालक भये न सपूत। जैसे अति सिंचाई से जड़ सड़े तरुमूल। अर्थात संयमित अनुशासन जरूरी है, वरना प्यार की अति भी विनाश का कारण बनती है।